बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और घरों में अपनी स्टडी अच्छे से कंटिन्यू किए हुए होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्रॉस प्रोडक्ट और लेक्चर नंबर 11 है आज हमारा सेकेंड ईयर का। आज हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। सबसे पहले हम आर्बिट्ररी लेते हैं टू वेक्टर्स। वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास फिज़िक्स में बहुत यूज़ होती है, इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत यूज़ होती है, मैकेनिक्स और इलेक्ट्रिसिटी में हमें इस क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ करना पड़ता है। ये आर्बिट्ररी हम टू वेक्टर्स ले रहे हैं, नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं ये। अब हम इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करना चाह रहे हों तो हम सबसे पहले इनको क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे, वी क्रॉस और ये हमारा यू क्रॉस वी। टू वेक्टर्स के दरमियान में हमने जो साइन है वो यूज़ कर लिया क्रॉस का। अब क्रॉस प्रोडक्ट में भी हम क्या करते हैं, दोनों वेक्टर्स की लेंथ फाइंड आउट करते हैं। जिस तरह डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास दोनों के दरमियान वाला एंगल कॉस के साथ आता था, यहाँ पर साइन के साथ आएगा, साइन। और ये मैंने लिखा साथ में थीटा एंगल, और ये थीटा एंगल कहाँ से आएगा, ये थीटा एंगल इन्हीं दोनों वेक्टर्स के दरमियान वाला एंगल होगा, ये यू और ये वी, राइट। इन दोनों के बिटवीन है ये वाला थीटा एंगल। अब थोड़ी सी एक्सटेंशन है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट में। जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है वो यहाँ तक कंप्लीट होता है, लेकिन चेंजिंग होती है, सिर्फ साइन की जगह पर वहाँ कॉस होता है और क्रॉस की जगह पर डॉट होता है। लेकिन अब यहाँ पर सारी चीज़ें हैं तो उससे मिलती जुलती, लेकिन एक चीज़ जो है वो चेंज है, वो ये कि यहाँ पर इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर जो वेक्टर आता है इनकी प्लेन पे, वो भी साथ में उसका नॉर्मल जो वेक्टर है वो भी साथ में मल्टीप्लाई होता है। जैसे मेरे पास यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करते हैं, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये इनके ऊपर है हमारी जी एक्सिस। तो ये देखें, ये हमारे पास ये नेगेटिव वाई एक्सिस और यहाँ से पीछे हमारे पास ये नेगेटिव एक्स एक्सिस आएगी और नीचे वाली साइड पे आएगी नेगेटिव जी एक्सिस। अब एक्स वाई प्लेन में देखें, अगर ये हमारे पास ये देखें, ये एक्स वाई प्लेन पे मैंने एक प्लेन सेपरेट किया, ये सारा मेरे पास क्या है, ये प्लेन है। अब ये जो जी एक्सिस की जितनी भी लाइंस ड्रॉ होंगी वो क्या हैं, ये नॉर्मल हैं, ये नॉर्मल लाइंस हैं, क्योंकि ये हमारे पास इस एक्स वाई एक्स प्लेन पर परपेंडिकुलर आ रही हैं। क्लियर। तो ये हमारे पास जितनी परपेंडिकुलर आएंगी इनको हम नॉर्मल कंसीडर करेंगे। इसी तरह अगर कोई हमारे पास वाई जी प्लेन है, वाई और जी का प्लेन है, तो एक्स एक्सिस क्या बना रही है, इन दोनों पर नेगेटिव एंगल बनाती है, परपेंडिकुलर होती है, इसलिए हमारे पास नॉर्मल एक्सिस में आ जाएगा आई एक्स एक्सिस। अब आई एक्स एक्सिस के अलोंग हमने यूनिट वेक्टर डिनोट किया हुआ है आई, और वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर डिनोट किया हुआ है जे, जी एक्सिस के अलोंग डिनोट किया हुआ यूनिट वेक्टर हमने के। अब अगर हमारे पास आई जे ये दोनों मिलकर कोई वेक्टर बने, ठीक है, ये वेक्टर ही है हमारे पास, यूनिट वेक्टर हम इन्हें बोलते हैं। अगर हम इनकी क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करें तो देखें, यूनिट वेक्टर्स हैं, इनकी लेंथ आ जाएगी दोनों की 1 और साइन थीटा, क्योंकि ये हमारे पास परपेंडिकुलर हैं तो साइन थीटा 90, क्योंकि ये आई और जे एक्स और वाई के बिटवीन में एंगल अगर हम मेजर करते हैं तो वो 90 है। साइन नेगेटिव पर फर्दर अगेन 1 आंसर देता है। और फिर अब यूनिट वेक्टर हमें वो फाइंड करना है जो परपेंडिकुलर है, तो आई जे के परपेंडिकुलर वेक्टर आता है के हमारे पास। क्लियर। वो इसलिए आई क्रॉस जे इज़ इक्वल टू हमारे पास आएगा के वेक्टर के, राइट। अब ये सारी डेफिनेशन हम एक्सपेंड करते हैं अपनी डिटेल भी बाय डिस्क्राइबिंग ऑल अदर पॉइंट्स। ये हमारे पास जनरल फार्मूला डिस्कस किया। अब यहाँ पे जो लास्ट पे एन लिखा हमने, ये वाला एन हमने जो लिखा है बच्चों, ये
ये वाला n से दोबारा से क्लियर फॉर्म में करूँ, ये जो n लिखा है ये हमारे पास कोई भी वेक्टर हो सकता है। u और v से परपेंडिकुलर जिस तरह का भी वेक्टर होगा वो हम यहाँ पर n की जगह पर रिप्लेस करवा देंगे। क्लियर। अब इस फार्मूला को आपने अच्छे से याद रखना है। अब इसी तरह एक और हम फिगर देखते हैं। ये हमारे पास अगर u इस डायरेक्शन में है, v इस डायरेक्शन में है और इन दोनों के दरमियान का एंगल हमने मेजर कर लिया था थीटा। अब ज़रूरी नहीं कि हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन इनसे ऊपर ही ड्रा होगी, परपेंडिकुलर लाइन जो है वो नीचे भी ड्रा हो सकती है। लेकिन उसके लिए क्या है, अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन ये मैं जो डायरेक्शन दे रही हूँ फ्रॉम u टू v, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आ रहा है u क्रॉस v, तो u क्रॉस v आ रहा है, तो इसलिए हम u से मेजर करेंगे तो ये हमारे पास u क्रॉस v और एंगल जो होगा हमारे पास वो ओब्वियसली थीटा पॉजिटिव डायरेक्टेड एंगल हम लेंगे और जो इनकी नॉर्मल डायरेक्शन होगी वो हम यहाँ ऊपर से लेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ से v क्रॉस u फाइंड आउट करेंगे तो ये क्योंकि हम रिवर्स काम कर रहे हैं तो रिवर्स काम करते हुए इसकी डायरेक्शन भी यहाँ से चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन फिर यहाँ से ये चेंज होगी, v से u की साइड पे इसकी डायरेक्शन हो गई। थीटा हमारे पास उसी तरह से पॉजिटिव रहेगा लेकिन नॉर्मल डायरेक्शन फिर यहाँ से नीचे वाली साइड पे चली जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। राइट। ये स्टेप्स आपने दोनों याद रखने हैं, फर्स्ट फिगर में जो मैंने बताया और जो मैंने अब सेकंड फिगर में बताया आपको। राइट। आपने फिगर अच्छे से समझ लेनी है ताकि आपको क्रॉस प्रोडक्ट का जो कंसेप्ट है टोटल वो आपको समझ में आ जाए। ओके जी, अब हम चेक करते हैं जो यूनिट वेक्टर्स आई जे के हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन हमारे पास किसके इक्वल आती है। अगर मैं करती हूँ आई क्रॉस आई तो इसका फार्मूला क्या है, मॉड ऑफ आई और साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। क्योंकि ये दोनों सेम वेक्टर हैं इसलिए इनके दरमियान एंगल हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा और साथ में ये यूनिट वेक्टर है हमारे पास नॉर्मल का। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। वन का यूनिट क्या आता है हमारे पास, लेंथ आ गई इसकी वन। आई हमारे पास है, आई की मॉड्यूलस वैल्यू भी हमारे पास वन है, साइन ज़ीरो पर ज़ीरो होता है। अब जिससे भी हम ज़ीरो को मल्टीप्लाई करवा देंगे टोटल वैल्यू इसकी ज़ीरो आ जाएगी। इससे ये क्लियर है कि जब भी हम किसी सेम वेक्टर को उसी से ही क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे तो वो इस डेफिनेशन से हमारे पास आंसर जो है वो ज़ीरो देगा। इसी तरह जब हम के को क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे तब भी हमारे पास आंसर ज़ीरो आएगा। अब चेक करते हैं अगर हम इनके वाइस वर्सा को मल्टीप्लाई करवाएं यानी आई को जे से या जे को के से तो क्या डिफरेंस आता है। तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये आता है केस आई क्रॉस जे का भी फिगर में भी हमने एक्सप्लेन किया था तो थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं। जे क्रॉस के, सबसे पहले इनकी लेंथ के, एंगल बिटवीन देम के और जे के दरमियान, जे क्योंकि वाई एक्सिस के अलोंग होता है और के हमारे पास जी एक्सिस के अलोंग है तो वाई और जी एक्सिस के बिटवीन का एंगल कितना होता है 90। ये वाई एक्सिस, ये हमारे पास जी एक्सिस और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है तो इन दोनों के बिटवीन में एंगल कितना आ रहा है हमारे पास 90 का एंगल आ रहा है। तो साइड पे हम लिखेंगे अब यहाँ पे साइन क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास साइन आता है तो साइन 90 डिग्री और साथ में यूनिट वेक्टर हम लगाना चाह रहे हैं यहाँ पे एन की जगह पर। तो नॉर्मल क्योंकि यहाँ पे जे के अलोंग नॉर्मल वेक्टर यानी जो जे और के दोनों की प्लेन पर परपेंडिकुलर बनाती है वैल्यू वो आता है हमारे पास आई वाला कंपोनेंट, इसलिए यहाँ पर हम आई वाला यूनिट वेक्टर अप्लाई करेंगे। ये देखिए ये हमारे पास मैंने ड्रॉ की एक प्लेन, ये वाई एक्सिस, ये जी एक्सिस और ये हमारे पास है एक्स एक्सिस आई जे के। तो देखिए हमारे पास इस प्लेन पे, इस पूरी प्लेन पे ये वाला वेक्टर जो है ये परपेंडिकुलर जा रहा है तो इसी वेक्टर को हम इसी के नॉर्मल की डेफिनेशन से अप्लाई करते हुए इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। सो
जे का मॉड्यूलस रिजल्ट आ गया 1, के का भी मॉड्यूलस रिजल्ट आ गया 1, साइन 90 पर आंसर देता है 1, साथ में आई मल्टीप्लाई। तो सारी वैल्यूज़ को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा आई, यानी जे क्रॉस के इज़ इक्वल टू आई। अभी हमने पीछे एक और रिज़ल्ट फाइंड किया था जिसमें मैंने मल्टीप्लाई करवाया था आई क्रॉस जे और आंसर आ गया था मेरे पास के। इसका मतलब है कि हमारे पास ये इंटरचेंज हो रहे हैं, जो टर्म्स क्रॉस प्रोडक्ट हो रही होती हैं उससे थर्ड टर्म हमारे पास उसके आंसर में आती है। तो इसका मतलब है अब यहाँ पे अगर मैं लिखूँगी के क्रॉस आई तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, जे आना चाहिए। आपने स्टूडेंट्स ये तरतीब भी जहन में रखनी है, ये तीनों क्रॉस प्रोडक्ट्स आपके माइंड में होनी चाहिए हमेशा, ठीक है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात इन्हीं से रिलेटेड जो आपको क्वेश्चंस में भी हेल्प करेगी, हमारे पास ये 3 वेक्टर्स हैं आई जे के, हमेशा यही तरतीब आपने रखनी है। अगर आई जे मल्टीप्लाई हुए तो आंसर क्या आएगा, के, राइट। और अगर पहले मैंने ये देखे, पहले मैंने ये दोनों फर्स्ट वाले एलिमेंट्स लिए हैं, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं अब सेकंड और थर्ड को ले रही हूँ यहाँ पे नीचे। अब जे और के को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फर्स्ट वेक्टर आ गया। अब तरतीब में चलना है, पहले हमने फर्स्ट टू को लिया, फिर हमने लास्ट टू को लिया, यानी आई को स्किप किया। अब हम जे को स्किप करेंगे तो जे को स्किप करने के बाद क्या आएगा, के पहला नंबर बनेगा, आई दूसरा नंबर बनेगा। के क्रॉस आई इज़ इक्वल टू जे, राइट। ये इस तरह से आपने ये डेफिनेशन अपने माइंड में सेट रखनी है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात ये है हमारे पास कि अगर हम आई क्रॉस के करते हैं तो आंसर क्या आता है। अब मैं डायरेक्शन इसकी रिवर्स कर रही हूँ, तो देखें ज़रा, आई का मॉड्यूलस रिज़ल्ट, के का मॉड्यूलस रिज़ल्ट, और अब इनके दरमियान का एंगल लिखेंगे हम यहाँ पे, साइन ऑफ द एंगल। अब देखें डायरेक्शन हमारे पास यहाँ पे रिवर्स है, आई क्रॉस जे। पहले हम के से मैयर कर रहे थे तो पॉजिटिव एंगल मैयर हो रहा था, अब यहाँ से मैयर कर रहे हैं तो हमारे पास एंगल जो है वो यहाँ पर 90 जो है वो नेगेटिव में आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है। अब एंगल तो यहाँ पे हम इसका यूज़ कर लेंगे 90 पॉजिटिवली, लेकिन जो इनका नॉर्मल वेक्टर होगा वो नेगेटिवली हम कंसीडर करेंगे। ये के वेक्टर, ये आई वेक्टर, ये जे वेक्टर। अब हम यहाँ से आई का पॉजिटिव एंगल हमेशा जे वाली डायरेक्शन में जाना चाहिए, जे वाला पॉजिटिव डायरेक्शन हमारी के वाली साइड पे जानी चाहिए, और के की पॉजिटिव डायरेक्शन आई वाली साइड पे आनी चाहिए। अब क्योंकि हम यहाँ पे रिवर्स काम कर रहे हैं और आई से डायरेक्शन लेके जा रहे हैं के वाली साइड पे, तो इसका नॉर्मल वेक्टर जो है वो डाउनवर्ड चला जाएगा, नीचे वाली डायरेक्शन में चला जाएगा, राइट, ठीक है। कि नीचे वाली साइड का ये मैंने एरो बनाया। और ये थर्ड डायमेंशन जो है ना, ये आप इस तरह से ले सकते हो जैसे आपके घर की दीवार की कोई कॉर्नर स्पेस हो, तो देखें एक आपकी दीवार आप ले लें कि वो एक्स एक्सिस है और दूसरी आपकी दीवार कॉर्नर से रिलेट करवा रहे हैं, और दूसरी आपकी जो दीवार है वो आपकी वाई एक्सिस है, और ज़मीन से लेके आपकी छत तक जितनी हाइट आ रही है वो आपकी जी एक्सिस आ रही है, राइट। और अब उसी जी एक्सिस को अगर आप अपने उस नीचे जो फर्श पे कॉर्नर है आपका उससे डाउनवर्ड देखोगे तो नीचे डाउनवर्ड हमेशा नेगेटिव जी एक्सिस आएगी, क्लियर। और अगर आप अपने घर से बाहर चले जाओगे तो यानी कमरे से बाहर वाली डायरेक्शन को देखोगे तो वहाँ पे नेगेटिव चीज़ें आपको मिलेंगी, यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस उसी की स्ट्रेट लाइन पे, और दूसरी वाई की, ये अगर वाई एक्सिस है तो आपका घर का कॉर्नर ये वाला था, आप कमरे से बाहर चलेगा तो ये आपको बाहर जो है वो नेगेटिव मिलेगा, माइनस का रिज़ल्ट सारा, और इसी तरह बाहर आपको ये एक्स के लिए भी नेगेटिव रिज़ल्ट मिलेगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आएगा हमारे पास वेक्टर माइनस जे, वन 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 माइनस जे, सबको मल्टीप्लाई करवाया तो ये नेगेटिव जे आ गया, क्लियर। अब यहाँ से आपको एक और बात ये बताना मैं चाह रही हूँ कि अगर हम
किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट को रिवर्स करवाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी फिर हमें नेगेटिव मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। डॉट प्रोडक्ट में तो इजीली वो कम्यूट हो जाते थे वेक्टर्स, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में अगर हमें कम्यूट करवाने पड़ेंगे तो हमें नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा उन दोनों के साथ। ठीक है, ये डेफिनेशन आपने जहन में रखनी है। चलें जी, नेक्स्ट किसी और चीज़ को डिस्कस करते हैं। अब हम ये चीज़ें अभी से क्लियर रखिएगा ताकि आपको हायर क्लासेस में जाके प्रॉब्लम ना बने और आप इजीली इन चीज़ों को वहाँ पर यूज़ कर सकें। ठीक है, क्योंकि हायर क्लासेस में ये रिजल्ट्स आपने डायरेक्टली यूज़ करने होते हैं। ओके जी, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ की। अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हों, उनकी क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो आ जाए तो क्या होगा? तो रिज़ल्ट ये है कि या तो हमारा ये वेक्टर ज़ीरो है या फिर हमारे पास वी वेक्टर जो है वो ज़ीरो वेक्टर है। राइट, इन दोनों में से कोई एक वेक्टर जो है वो हमारा ज़ीरो वेक्टर है, अदरवाइज़ हमारे पास यहाँ का रिज़ल्ट हम कहेंगे कि ज़ीरो नहीं आ सकता। एक और कंडीशन भी है हमारे पास, वो क्या? वो ये, जब हमारे पास ये दोनों एंगल जो हैं, ये हमारे पास ये वैल्यूज़ वेक्टर्स, ये वेक्टर्स हमारे पास सेम हों, u और v के जो रिज़ल्ट्स या हमें वेक्टर्स दें वो हमारे पास सेम हों, तो इनका एंगल हमारे पास ज़ीरो होगा। तो ज़ीरो साइन पे हमारे पास जो वैल्यू आती है वो ज़ीरो आती है, तब भी हमारे पास ये हो सकता है। लेकिन ये इन जनरल फॉर्म बताया जा रहा है कि अगर थीटा एंगल को हम नहीं देख रहे। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ ये इस तरह से आपको बताई जा रही है कि आप उस अभी जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है ये हम उस डेफिनेशन को देखते हुए नहीं, ये जनरल कोई वेक्टर हमें आई जे के फॉर्म में दिया हुआ है, हम उसके लिए ये अप्लाई करना जो है वो देख रहे हैं कि ये रिजल्ट्स उसके लिए एप्लीकेबल होंगे। जब हमारे पास एंगल बताया ना हो बल्कि हमारे पास वेक्टर्स गिवन हो, तब हम डायरेक्टली ये चीज़ें उस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अभी जो कम्यूटेटिव रिज़ल्ट हमने लिखा, कम्यूटेटिव रिज़ल्ट ये कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट हो, हम इसे कम्यूट करवाना चाहें तो हमें इस तरह नेगेटिव साइन बाहर कॉमन लेना पड़ेगा, तब क्रॉस प्रोडक्ट उसकी सेम आएगी। क्लियर, यानी जब भी किसी को क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूट करवानी है तो हमें बाहर एक साइन नेगेटिव का अप्लाई करवाना पड़ेगा। उसके बाद आती है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी u क्रॉस v प्लस w। ये तीन हमारे पास वेक्टर्स हों तो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट है हमारे पास u क्रॉस, जस्ट अ मिनट, u क्रॉस v प्लस u क्रॉस w। राइट, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ गई इन्हीं वेक्टर्स की। अब हमारे पास स्केलर प्रॉपर्टी भी इसमें होल्ड करती है, यानी u अगर किसी स्केलर वाले वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट करवाएगा तो ये इक्वल होगा कि वो स्केलर बाहर आ जाए और उन दोनों वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट करवा लें हम। ठीक है, अगर हम इस तरह से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवाएंगे यानी क्रॉस प्रोडक्ट करवा रहे होंगे तो के वैल्यू जो सब पूरे वेक्टर से मल्टीप्लाई हुई है हमें लंबी मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगी। हम क्या करेंगे, उस वेक्टर का जो के कॉमन आ रहा है वो उसमें से कॉमन ले लेंगे और सिंपल जो बाकी वाले वेक्टर्स बचेंगे उनकी इजीली क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे, यानी छोटे नंबर रह जाएंगे और हमें क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना भी ईजी होगा। ओके, अब हमारे पास वही डेफिनेशन कि अगर ये दोनों वेक्टर हमारे पास सेम हो तो सेम होंगे तो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगी? ज़ीरो के इक्वल आएगी। क्यों? क्योंकि इस दोनों के दरमियान एंगल कितना है? 0 डिग्री और साइन 0 पर आंसर देता है 0, जिसकी वजह से इनके यूनिट जो हम इनकी लेंथ मॉड्यूलस वैल्यूज़ हमने फाइंड की होंगी उससे 0 मल्टीप्लाई होगा तो सारे रिजल्ट्स को भी 0 कर देगा। क्लियर? अब हम चेक करते हैं आर्बिट्ररी कुछ वेक्टर्स लेके। ये मैंने अब मल्टीप्लिकेशन हम चेक करते हैं, अगर हमारे पास कुछ वेक्टर्स गिवन हों तो हम उनकी क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे। ये मेरे पास एक वेक्टर है u
जिसकी नोटेशन मैंने ले ली A1 I प्लस B1J प्लस C1K और V A2I प्लस B2J प्लस C2K। ओके तो स्टूडेंट्स अब हम इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे। आपने जो पीछे अभी रिजल्ट्स हमने फाइंड किए थे कि सेम वेक्टर्स अगर मल्टीप्लाई होंगे, क्रॉस प्रोडक्ट होंगे, तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाएगी, और अगर आई क्रॉस जे आएगा तो उसका रिज़ल्ट के हो जाएगा, और अगर इसी तरह से जे क्रॉस के होगा तो रिज़ल्ट आई आएगा हमारे पास, और अगर ये चेंज होंगे, रिवर्स होंगे, तो इनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट होगी वो तीसरे वेक्टर के नेगेटिव साइन के इक्वल होगी। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं। u क्रॉस v, फर्स्टली i वाला वेक्टर i से मल्टीप्लाई होगा तो क्या रिजल्ट आएगा? ज़ीरो, क्योंकि i और i दोनों के दरमियान एंगल हमारे पास ज़ीरो है। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपको मज़ीद इसमें पुख्तगी आ जाए। फिर अब देखें, अब मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करवाऊँगी इस रिज़ल्ट को इसके साथ, तो मेरे पास क्या रिज़ल्ट बनेगा? प्लस A1 B2, ये तो कांस्टेंट है ना, स्केलर्स हैं, ये तो सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इन्हें तो क्रॉस की ज़रूरत ही नहीं है। क्रॉस की ज़रूरत है वेक्टर को, डायरेक्शन को। आई और जे डायरेक्शन है, तो देखें जब आई क्रॉस जे आएगा तो आंसर क्या आना चाहिए? के। अब इसी तरह नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई में। अब मैंने इसी तरह A1 को C2K से मल्टीप्लाई करवाया, तो देखें I क्रॉस K हो रहा है, असल डायरेक्शन क्या है हमारे पास? K क्रॉस I। तो अब क्योंकि I क्रॉस K हो रहा है तो हमारे पास नेगेटिव साइन आएगा। मैंने ये लिखा A1 C2, और I और K आ रहा है तो ये हमारे पास यहाँ पर J आ जाएगा, राइट। अब हम B1 को मल्टीप्लाई करवाते हैं, तीनों वेक्टर जो हमारे पास नीचे लिखे हुए हैं। तो मल्टीप्लाई मैंने करवाया, रिजल्ट आ गया मेरे पास A2 B1, और अब देखें J क्रॉस I आ रहा है, तो हमारे पास तो डायरेक्शन होती है I क्रॉस J, लिहाजा यहाँ पे भी J क्रॉस I की डायरेक्शन हमें आंसर देगी नेगेटिव K, ये नेगेटिव और ये साथ में K। अब इसी तरह जब B1 B2 कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, यानी ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, दोनों के दरमियान एंगल ज़ीरो है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद B1 को इस K से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो B1 C2 और J क्रॉस K इज़ इक्वल टू I। सॉरी, I लिखना था मुझे। J क्रॉस K का आंसर अब आ गया हमारे पास I। अब हम यहाँ से C1K को मल्टीप्लाई करवाना चाह रहे हैं, तो नीचे चलते हैं। फर्स्टली C1 A2 आ जाएगा, क्योंकि K क्रॉस I है तो माइनस J आएगा, माइनस C1 A2, और साथ में आ जाएगा हमारे पास J, माइनस J। और नेक्स्ट C1 जब B2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास K क्रॉस J है, ये भी नेगेटिव साइन आ रहा है हमारे पास। ओके सॉरी, ये हम जब इससे साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं K क्रॉस I बनता है, सॉरी ये हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्टेड ही है, तो ये पॉजिटिव मैंने लगा लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जब K मल्टीप्लाई होगा J के साथ, तो ये मेरे पास डायरेक्शन आ रही है C1 C2। पहले तो कांस्टेंट को लिख लेते हैं, ये प्लस के साइन के साथ लगा रही हूँ मैं, बाद में इसको चेंज कर लेंगे अगर हमारी रिक्वायरमेंट हुई तो। K क्रॉस J है, डायरेक्शन ये रिवर्स आ रही है, तो डायरेक्शन ये रिवर्स हो रही है हमारे पास, इसलिए माइनस I आएगा हमारे पास यहाँ से।
अब हम यहाँ से टर्म्स कॉमन ले लेंगे, जो जो टर्म हमारे पास हमारी कॉमन आ रही है। ज़ीरो वाली टर्म्स नहीं लिखी मैंने, यानी जब हम C1 C2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, दोनों के रिजल्ट्स हैं, तो के रिजल्ट से मल्टीप्लाई होके आंसर ज़ीरो आएगा, इसलिए उसको मैंने लिखा ही नहीं। ओके, अब हम आई वाले कलेक्शन कर लेंगे। सबसे पहले B1 C2 इज़ इक्वल टू B1 C2 माइनस C1 B2, और ये आई इसमें से कॉमन चला गया। अब जे वाले कंपोनेंट हम कलेक्ट कर लेते हैं, तो जे1 वाले कंपोनेंट्स में से दोनों हमारे पास आ गया। यहाँ पे A1 C2 आ रहा है, नेगेटिव साइन वाला नंबर है, तो नेगेटिव भी मैंने यहाँ पे बाहर कॉमन ले लिया, A1 C2। और नेक्स्ट आ गया, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ पॉजिटिव साइन है, मैंने नेगेटिव साइन कॉमन लिया हुआ है, इस वजह से यहाँ मैं अंदर नेगेटिव लगा लूँगी। क्लियर। अब देखें, माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो टर्म्स ऑटोमेटिकली जो नेगेटिव है वो नेगेटिव आ जाएगी, और पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव बन जाएगी। अब इसी तरह अब के वाली टर्म्स रहती हैं, तो के वालों को कलेक्ट कर लेंगे। A1 B2 माइनस B1 A2, और ये इनका के भी कॉमन आ गया। अब यहाँ से इस डेफिनेशन को देखें स्टूडेंट्स, जो आई के साथ हमारे पास हैं वो B1 और B और C के रिज़ल्ट्स हैं, और जो J के साथ हैं उनमें A और C है, और जो K के रिज़ल्ट्स हैं उनके साथ जो स्केलर्स लिखे हुए हैं वो A और B में हैं। और I के साथ हमने क्या लिखा हुआ था, स्केलर A, लेकिन इसकी मल्टीप्लिकेशन में A मिसिंग है। J के साथ हमने B1 B2 लिखा हुआ था, इसकी मल्टीप्लिकेशन में B1 B2 मिसिंग है। इसी तरह K के केस में C मिसिंग है। तो इस तरह की कंडीशन को हम इस डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, I J K। आई के लिए सबसे पहले हम यू के रिज़ल्ट को रो वाइज लिखेंगे, जिस नंबर को क्रॉस करना है वो पहले हम लिख रहे हैं, ठीक है। A1 B1 ये यू के कोफिशिएंट्स थे, ये हमारे पास पहले आ गए, और ये वी के बाद में चले गए। अब इसे भी ओपन करेंगे तो ये ऊपर वाला ही रिज़ल्ट आपको देंगे, ठीक है। अब हम अपने जब क्वेश्चंस करेंगे हमें क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ेगी, हम इजीली ये मेथड यूज़ करेंगे एज़ कम्पेयर टू अबव। ऊपर वाला मेथड सिर्फ आपको समझाने के लिए है क्रॉस प्रोडक्ट की। अगर आप वो कहें कि बाय डेफिनेशन क्रॉस प्रोडक्ट करवाएं तो फिर आप वो यूज़ कर लें, अदरवाइज़ कोई इस तरह से स्पेसिफिकली नहीं कहेगा। आपने इस ही फार्मूला को अच्छे से याद रखना है, क्लियर। और अगर आपको इसी फार्मूला में आपको वो कहते हैं वी क्रॉस यू फाइंड आउट करें, तो आपने क्या करना है, आई जे के और वी वाले वेक्टर पहले आ जाएंगे, और यू वाले वेक्टर जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे बाद में चले जाएंगे, क्लियर। अब आगे डेफिनेशन आपने मैट्रिक्स वाली जो है वो अप्लाई कर लेनी है। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी करके दिखाती हूँ। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने डॉट प्रोडक्ट में डेफिनेशन पढ़ी थी, u डॉट वी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये केस होता था तो हम कहते हैं कि u इज़ परपेंडिकुलर टू v, यानी ये एक दूसरे से, इन दोनों के दरमियान में 90 का एंगल है, ये एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हैं, यानी 90 एंगल से परपेंडिकुलर हैं। अब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में हम इजीली फाइंड कर सकते हैं पैरेलल वेक्टर्स को इस डेफिनेशन से। अगर हमारे पास u क्रॉस v इक्वल टू ज़ीरो आएगा तो इट्स मीन ये वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे, राइट, कि इन दोनों के दरमियान का एंगल ज़ीरो है, जिसकी वजह से ये हमारे पास ज़ीरो वेक्टर आ रहे हैं। और यहाँ पे ये कंडीशन भी है हमारे पास, यानी साइन 90 इक्वल टू होता है 1, और साइन 0 डिग्री पर आता है हमारे पास 0। तो इस रिज़ल्ट का हम यूज़ करेंगे इस डेफिनेशन में, जैसे आपको पीछे डेफिनेशन में मैंने इसको प्रूव करके भी बताया था कि 0 हमारे पास किस तरह से वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट बनती है। चलो जी, ये एक छोटा सा रिज़ल्ट था जो आपको बताना था। अब हम चलते हैं एक एग्ज़ाम्पल की तरफ।
हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे गिवन है एक वेक्टर ए गिवन है जिसकी वैल्यू है ये, और दूसरा वेक्टर है ये। अब हम इन दोनों वेक्टर को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई जे के। अब यहाँ पे सबसे पहले ए लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ए के जो हमारे पास कॉफिशेंट्स आ रहे हैं आई जे के वो यहाँ पर रिस्पेक्टिवली आते जाएंगे। आई का कॉफिशेंट क्या है 2, जे का कॉफिशेंट 1, के का कॉफिशेंट 1। अब इसी तरह बी के कॉफिशेंट्स को लिखेंगे, आई का कॉफिशेंट 4, जे का 2, के का -1। ये मैंने अरेंज कर लिए। अब मैं बाय डेफिनेशन इसको ओपन करूँगी। सबसे पहले आई, अब डेफिनेशन क्या कहती है हमारे पास मैट्रिक्सेस की, कि जब भी हमने माइनर बनाना है हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को कैंसिल कर देते हैं और जो बाकी वाली वैल्यूज़ बच जाती हैं उनका हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो अब देखिए -1 ये नंबर इससे मल्टीप्लाई हुआ, -1 ये नंबर इससे मल्टीप्लाई हुआ, -2। हमारे पास फार्मूला क्या आता है डिटर्मिनेंट का, ए डी माइनस बी सी, और जब हम मल्टीप्लाई करवा रहे हों ए डी बी सी को, राइट। अगर आप ये फार्मूला यहाँ से रिकॉल भी कर लें ताकि आपको ये फार्मूला अप्लाई करने में आसानी हो। क्लियर। इस डिटर्मिनेंट के लिए ये फार्मूला आपने यूज़ करना है। तो मैं अब इसको क्रॉस कर रही हूँ। ये मेरे पास आ गया -1 -2, उसके बाद आता है -j। अब जे के लिए भी सेम डेफिनेशन से ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, बाकी वाले रिजल्ट का माइनर बनाएंगे हम, जो कि मेरे पास आएगा -2 -4। इसी तरह के लिए तो ये आएगा मेरे पास 2 इंटू 4 -4। इज इक्वल टू -3i एंड -6, बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होके +6, और ये ज़ीरो आ रहा है हमारे पास। सो 0k, तो 0k को नेक्स्ट वेक्टर बनाने के लिए हम ना भी लिखें, यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो भी हमारे पास ये रिज़ल्ट ठीक होगा, यानी ये आंसर ठीक होगा। क्लियर। और अगर आप यहाँ पर a यूज़ करें 2i - j + k, और b यूज़ करें 4i + 2j - k, तो आपका आंसर आ जाएगा -i + 6j + 8k। राइट। आपने इसकी प्रैक्टिस भी कर लेनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब अगर हमें ये कहें कि एक वेक्टर फाइंड करें जो ए और बी, यानी जो ऊपर ए और बी हमें गिवन है वो वेक्टर उन दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो हमने क्या किया है, जो ए क्रॉस बी फाइंड किया है ये हमने वो वेक्टर फाइंड किया है जो इस ए वेक्टर के परपेंडिकुलर भी है और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर भी है। राइट। यानी ये जो आंसर आया है हमारे पास, ये ए से भी हमारे पास डॉट प्रोडक्ट करवाने से ज़ीरो आएगा। डॉट प्रोडक्ट का ज़ीरो आए तो इसका मतलब है ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। इसी तरह अगर हम इसको बी डॉट इस वेक्टर को मल्टीप्लाई करवाएं डॉट प्रोडक्ट, तो आंसर ज़ीरो आएगा, ओबियसली ज़ीरो आएगा। तो तब भी हम यही कहेंगे कि ये वेक्टर दोनों जो हैं ये परपेंडिकुलर हैं इस वेक्टर के। तो ट्राई कर लेते हैं इसको इसी तरह से। मैंने ट्राई करने के लिए लिया ए डॉट ए क्रॉस बी को। सबसे पहले मैंने ए लिखा, डॉट प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का आंसर -3 + 6,
चलें जी, डॉट प्रोडक्ट करवा रही हूँ मैं यहाँ से। आई वाले कॉफिशेंट्स मल्टीप्लाई हुए तो -6, जे वाले कॉफिशेंट्स मल्टीप्लाई हुए 6, के वाले कॉफिशेंट मल्टीप्लाई हुए तो 0, और ये टोटल आंसर भी 0। इट्स मीन ये परपेंडिकुलर है। इसी तरह से जब हम अपने बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे ए क्रॉस बी की, तो ये भी हमें 0 ही आंसर देगा। ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद प्रैक्टिस के लिए भी मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी। चलो जी, मल्टीप्लाई करवा रही हूँ। -12 आई वाले कॉफिशेंट्स और फिर प्लस जे वाले कॉफिशेंट्स और फिर ये के वाले, तो ऑब्वियसली 0 वेक्टर आ रहा है। क्लियर? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम अपना। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.4 में हमें फर्स्ट क्वेश्चन वो कह रहे हैं, कंप्यूट दी क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। आपको ज़रा एक्सरसाइज से दिखा देती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें बच्चों, कंप्यूट दी क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। चेक योर आंसर बाय शोइंग दैट ईच ए एंड बी इज़ परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने सबसे पहले ए क्रॉस बी फाइंड करनी है, अभी जैसे हमने एग्जांपल में फाइंड की। ठीक है, आपके पास आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, ए को डॉट प्रोडक्ट करवा देना है इसी आंसर से, और फिर बी को भी डॉट प्रोडक्ट करवा देना है आपने इसी आंसर से। ऑब्वियसली आपका आंसर यहाँ से 0 आएगा। ठीक है, ये आपने पहला स्टेप करना है। उसके बाद आपने फर्दर फिर क्या करना है, आपने फिर फाइंड करना है बी क्रॉस ए। राइट, अब आपने डिटर्मिनेंट लिखना है। आई जे के ऊपर आ जाएंगे, बी के कॉफिशेंट्स अब पहले आएंगे और ए के कॉफिशेंट्स बाद में आएंगे, और फिर आपके पास यहाँ से आपका एक और नया आंसर आएगा। आपने क्या करना है, ए को डॉट प्रोडक्ट करवानी है आपने बी क्रॉस ए से, जो वेक्टर आपका यहाँ पर आएगा उस वेक्टर से। ऑब्वियसली आपका आंसर 0 आएगा। इसी तरह बी डॉट प्रोडक्ट करवानी है आपने बी क्रॉस ए से। ऑब्वियसली आपका जो आंसर है यहाँ से भी 0 आएगा। क्लियर? आपने ये 4 पार्ट जो है प्रैक्टिस के लिए ट्राई करने हैं और मुझे बताना है कि हो गए या कुछ रहते हैं, और जो रहते हैं वो भी आपने मुझे एक्सप्लेन करने हैं। राइट, ये जो बी वाला पार्ट आ रहा है इसके दरमियान में आप प्लस लिखना है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए साइन यहाँ से ज़रा रेज हुआ हुआ है, तो आप यहाँ से माइनस है तो यहाँ पे प्लस का साइन कर लें, ताकि ये डिफरेंट भी हो जाए एक दूसरे से। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। यानी ए और बी को कंटेन करते हुए एक प्लेन बनानी है हमने, प्लेन पे जो परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर एक वेक्टर हमने फाइंड करना है, और वो वेक्टर भी क्या हो, वो यूनिट वेक्टर हो। तो यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, आपने अगर पीछे वाले लेक्चर्स अच्छे से पढ़े हैं तो आपको याद होगा कि हम उसी वेक्टर को उसी की लेंथ से डिवाइड करवा देते हैं, तो वो वेक्टर हमारे पास यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट हमें वो कह रहे हैं, आल्सो फाइंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। और हमें ये भी कहा जा रहा है कि हम उसके दरमियान का एंगल भी फाइंड आउट करें। तो इन्हीं में से कोई एक पार्ट मैं आपको सॉल्व करके डिटेल में वो बताती हूँ। यहाँ पर भी जो साइन मिसिंग है वो आप प्लस के साइन के साथ रिप्लेस करवा लें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं थर्ड पार्ट जो है ये ट्राई कर रही हूँ उन्हीं क्वेश्चंस में से। ठीक है, ए पार्ट हमारे पास है 2i - 2j + 4k, और बी पार्ट है -i + j - 2k। अब हम इसी को क्रॉस प्रोडक्ट में लिखेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर है तो क्रॉस प्रोडक्ट से ही फाइंड किया जा सकता है। सबसे पहले ए के कॉफिशेंट्स और उसके बाद बी के। नेगेटिव पॉजिटिव साइंस को देख कर लगाइएगा, वरना आंसर जो है वो काफ़ी चेंज हो सकता है आपका। ठीक है, अब क्रॉस प्रोडक्ट करवा रहे हैं तो फर्स्टली आई को लिखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करवा रहे हैं हम यहाँ पे। अब ये कैंसिल, बाकी नीचे रिजल्ट आएगा 4 - 4।
राइट। जब इससे मल्टीप्लाई करवाया तो 4 पॉजिटिव, नेगेटिव साइन के बाद ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट आ गया -j। अब -4 + 4, ये भी 0 हो गया हमारे पास। नेक्स्ट अब k के लिए लिखेंगे 2 - 2। यहाँ पर ये देखें 0i + 0j + 0k आ गया, यानी ये हमारे पास आ गया है नल वेक्टर। क्लियर। अब नल वेक्टर के लिए ये हमारे पास क्योंकि नल वेक्टर है, अब हमें फाइंड आउट करना था एनी यूनिट वेक्टर अलोंग विच इज़ परपेंडिकुलर टू दिस। अब इसकी लेंथ भी फाइंड करें, ओब्वियसली वो 0 आएगी। तो कोई भी यूनिट वेक्टर जो है वो हमारे a क्रॉस b के परपेंडिकुलर ही होगा, यानी कोई वेक्टर भी हम इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो आंसर क्लियरली 0 ही आएगा। चेक, इसके लिए छोटी सी एग्जांपल भी आपको बता देती हूँ। क्योंकि एक वेक्टर अब हमारे पास है ही 0, किसी भी वेक्टर को इससे डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, देखें ज़रा। 0 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद ऑब्वियसली 0 ही आएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से एक और डेफिनेशन ये है आपकी कि नल वेक्टर इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एवरी वेक्टर, राइट। नल वेक्टर जो है वो हर वेक्टर के लिए परपेंडिकुलर ही होगा। अगर हमारे पास यहाँ पे अब बाकी क्वेश्चन करवाने के लिए आपको थोड़ी सी मज़ीद वैल्यूज़ बता दूँ। अगर हम साइन का एंगल फाइंड करना चाह रहे हैं, साइन थीटा इज़ इक्वल टू होगा आपके पास a क्रॉस b का आपने मॉड फाइंड कर लेना है और डिवाइड करवा देना आपने a और b के सेपरेट मॉड से, राइट। तो थीटा का रिज़ल्ट आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स a क्रॉस b मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b, राइट। आपने बस इनके रिज़ल्ट्स यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देने हैं, डिवाइड करवाना है और कैलकुलेटर से साइन इनवर्स का रिज़ल्ट फाइंड करना है। अगर कैलकुलेटर का यूज़ साइन इनवर्स का आपको नहीं आता, आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा कि किस तरह से कैलकुलेटर से साइन इनवर्स फाइंड आउट करना है। अब हम अपने ही क्वेश्चन को यहाँ पे एंगल फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहले ए का हमारे पास a क्रॉस b तो अवेलेबल है, तो a क्रॉस b का अगर हम मॉड फाइंड आउट करें तो वो क्लियरली क्या है, उसके कॉफिशेंट्स क्या आ रहे हैं, 0, i का कॉफिशेंट का स्क्वायर, j के कॉफिशेंट का स्क्वायर, k के कॉफिशेंट का स्क्वायर, तो क्लियरली सारा टोटल सॉल्व होकर क्या आएगा, 0। अब ये नीचे आपने लाइन नहीं लगानी क्योंकि ये अब स्केलर है, ये हमारे पास वेक्टर नहीं है। अब इसी तरह a का मॉड फाइंड करते हैं। a की लेंथ हमारे पास आ जाएगी, a के कॉफिशेंट्स को लेंगे, फर्स्टली i का कॉफिशेंट, j का कॉफिशेंट और फिर ये आ गया k का कॉफिशेंट। तो टोटल सॉल्व होकर रिज़ल्ट बना 4 + 4 + 16, ये बना 24। अब इसी तरह b का फाइंड कर लेंगे, -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, -2, 1 + 1 + 4, ये आ जाएगा आपके पास टोटल स्क्वायर रूट ऑफ 6। अब हमारे पास हमारा फार्मूला क्या था एंगल फाइंड करने का, थीटा इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स a क्रॉस b ओवर लेंथ ऑफ a लेंथ ऑफ b। वेक्टर के नीचे लाइन आपने ज़रूर लगानी है, राइट। अब a क्रॉस b की लेंथ तो हमारे पास आ गई थी 0, उसकी 0 वैल्यू लिख दें
और नीचे नीचे हमारे पास ए का रिज़ल्ट आया था √24 और बी का रिज़ल्ट आया था हमारे पास √6। चेक भी कर लेते हैं ऊपर 6 और 24। तो जिसके ऊपर ज़ीरो हो, नीचे कोई नंबर भी हो, वो फिर भी हमारे पास ज़ीरो ही आता है। अब साइन ज़ीरो पर हमें क्या आंसर देता है? 0 डिग्री। अब थीटा का रिज़ल्ट आ गया 0 डिग्री। तो ऐसे आपने एंगल भी फाइंड कर लेना है, राइट। और जो यूनिट वेक्टर आपसे कह रहे थे कि यूनिट वेक्टर आपने फाइंड करना है, तो यूनिट वेक्टर के लिए हम क्या करते हैं? यूनिट वेक्टर के लिए यहाँ पे देखें ज़रा, जब आपने ए क्रॉस बी फाइंड किया, उसके फौरी बाद आपने उसी वेक्टर की लेंथ फाइंड आउट की। हमारे पास तो क्योंकि वो ज़ीरो आई इसलिए हम उसी को ले रहे हैं। अब यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? यूनिट वेक्टर के लिए हम यहाँ पर ये अप्लाई करेंगे, फॉर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर टू ए एंड बी इज़ इक्वल टू ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, राइट। इस मॉड से डिवाइड करवा देंगे तो हमारे पास हमारा यूनिट वेक्टर आ जाएगा जो ए से भी परपेंडिकुलर है और बी से भी। चाहे आप तो रफ वर्क में इससे ही मल्टीप्लाई करवा के आप चेक कर सकते हैं कि ये सारा मल्टीप्लाई होकर आपका आंसर 0 देगा, ठीक है। क्वेश्चन में वैसे ये डिटेल नहीं पूछी, लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इसे सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आया होगा अच्छे से क्रॉस प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट सारे। तो आपने अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आपके पास इजीली ये सारे लेक्चर्स अवेलेबल हों और आप लोग अपने रोज़ाना की बुनियाद पे नोट्स कंप्लीट कर सकें। नोट्स बच्चों साथ साथ कंप्लीट करें, अगर काम ज़्यादा हो जाए तो फिर मुश्किल हो जाता है कवर करना, और बाद में आपको पता है कि टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएंगे आपके, तो साथ साथ कवर करें आप। ओके, अल्लाह हाफिज़।